जहाँ जी आपका जो फर्स्ट पोस्ट पे ब्रिलियंट आर्टिकल लिखा था आपने मदरसे रिफॉर्म के ऊपर, वो मैंने जी पढ़ा। तो उसमें आपने एक पॉइंट लिखा था कि मदरसा जो है वो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल रोल प्ले करता है जी मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, चाहे वो पॉलिटिकली और साइंटिफिकली रिवाइवल की बात हो या कुछ भी और भी मैसेज देना हो मासेस के अंदर। तो जी हाँ, तो इसके हिसाब से मदरसा बंद कर देना भी कोई उपाय नहीं है, कोई सोल्यूशन नहीं है, बल्कि जी मदरसे को रेगुलेट करना पड़ेगा। और इस वजह से रेगुलेट करना ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उसकी कम्युनिटी में एक जगह भी है, और शट हम्म, डाउन करने से जो है कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा, बल्कि मे बी ऑल्टरनेटिव कुछ उसका उसकी जगह पे कुछ सिस्टम आ जाए। तो आप प्लीज इसको इलेबोरेट करेंगे हमारे दर्शकों के लिए। जी जरूर। जैसे कि आपने मेंशन किया है अभी कि मदरसास को रेगुलराइज करना बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़ तो यह है कि एक इनएविटेबल फैक्ट है, और ये इनएविटेबल फैक्ट ये है कि मदरसास इंडियन सोसाइटी का बहुत बड़ा हिस्सा है। आप फुली मदरसास को शट डाउन नहीं कर सकते। और दूसरी बात यह है कि मदरसा सिस्टम और जो मदरसा जो लीड करते हैं उनको भी ये समझना चाहिए कि अथॉरिटीज के साथ और गवर्नमेंट के साथ इनको कोलैबोरेट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। और एक यानी मैं ये कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट को दुश्मन की नज़र से ना देखे। ठीक है। अभी एग्जांपल मैं आपको एक बताता हूँ। मदरसे से जो बच्चा या फिर स्टूडेंट या ग्रेजुएट जो पढ़कर निकलता है, मैक्सिमम वो क्या बनता है? मैक्सिमम वो इमाम बनेगा, मौलवी, यस। या फिर हाँ मौलवी बनेगा, या फिर जो है वो एक और मदरसा बनाएगा। ठीक है। जब वो एक और मदरसा बनाएगा तो फिर जाहिर सी बात है कि फिर एक और मदरसा बनेगा, फिर बच्चे आएंगे, फिर ऐसे मदरसे बनते जाएंगे। तो कंट्री, जो भी कंट्री होता है, वो चाहता है कि जो ग्रेजुएट्स, जो बच्चे पढ़कर निकलते हैं, वो कंट्री की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करें। ठीक है। अब जब इंडिया इकोनॉमी में आगे जा रहा है और आप देख रहे हैं कि आईटी में और अलग अलग इंडस्ट्रीज में इंडिया आगे जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि मदरसे के जो बच्चे पढ़कर निकलेंगे तो वो मदरसे से फिर मदरसा बनाना, मदरसे से फिर मदरसा बनाना, तो इसमें कोई सेंस नहीं बनता। तो जाहिर सी बात है कि गवर्नमेंट भी ये चाहती है कि रेगुलराइज करें। काउंट कितना है, फंड्स कहाँ से आ रहा है, सिलेबस क्या है, क्या सिलेबस पुराना है नया है, ये सारी चीजें जो है ना गवर्नमेंट रेगुलराइज करना चाहती है। और मैं ये समझता हूँ कि हम लोगों को यानी मुस्लिम कम्युनिटी को इसमें ताउन करना चाहिए, यानी कि इसमें हमको कंट्रीब्यूट करना चाहिए इस चीज में। और जैसे कि अभी आपने ये सवाल पूछा कि मदरसे जो है ये इन्फ्लुएंशियल रोल प्ले करते हैं सोसाइटी में, मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूँ मिडिल ईस्ट से। ठीक है। मदरसा इस्लामिक हिस्ट्री में बहुत पहले से है और रहता है, क्योंकि इसमें ऐसा है कि बहुत सारे ऐसे साइंसेस हैं जो आप मॉडर्न स्कूल में नहीं पढ़ा सकते, जैसे कि हिफ्जुल कुरान है या फिर हदीस साइंसेस है, बहुत सारी चीजें हैं जो एक मॉडर्न स्कूल में नहीं पढ़ा सकते। और बाज लोगों की ख्वाहिश होती है कि उनके बच्चे जो है हाफिज कुरान बने या फिर जो है हदीस साइंसेस के कुछ बने। तो इस केस में क्या होता है कि उनको मदरसा लाजिम होता है, जरूरी, उनको मदरसा होना जरूरी है उनके लिए। अब इस केस में क्या है कि मदरसा, बेशक मदरसे का जो बच्चा पढ़कर निकलता है वो प्रोफेशनल नहीं होता, मगर उसकी जो बात होती है और जो अफेयर्स होते हैं, वर्ल्ड अफेयर्स, उसके अंदर उसकी बात चलती है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मिडिल ईस्ट के अंदर जब अरब अरब स्प्रिंग शुरू हुआ था, ठीक है, यही मदरसे के ही ग्रेजुएट्स थे जिन्होंने जो है लीबिया, सीरिया और यमन के अंदर उन्होंने अपने फतवे दिए और लोगों ने उनके फतवों को माना। और फिर आपने देखा कि आज ये तीनों कंट्रीज बर्बाद हो चुके हैं। ठीक है। आप देखिए कि सऊदी अरब, यूएई और बहरीन, ये कंट्रीज बच गए, क्योंकि यहाँ पर भी जो मदरसे के ग्रेजुएट्स थे और उलमा थे, इन्होंने लोगों को पकड़ के रखा। ठीक है। और फिर उन्होंने एक अच्छा कोलैबोरेशन किया गवर्नमेंट के साथ और फिर स्टेट के साथ, फिर पूरा लोगों को पकड़ के रखा और फिर जो है अपराइजिंग होने नहीं दिया। तो मैं ये एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ आपको कि मदरसा जो है या फिर मदरसे के जो ग्रेजुएट्स होते हैं, जो उलमा होते हैं, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं सोसाइटी को खराब करने में भी और सोसाइटी को सही बनाने में भी। ठीक है। और आप देखिए कि जो 1979 और 89 के बीच में जो अफगान सोवियत वॉर हुई थी, इसमें कौन थे? तालिबान। ये सारे मदरसा ग्रेजुएट्स थे, जिसको अमेरिका ने यूज किया था सोवियत के खिलाफ में या सोवियत के अगेंस्ट में। और आप पास में भी देखिए इंडिया में
जो शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी शाह अब्दुल अजीज है, ये भी मदरसा ग्रेजुएट से, और इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में इनका भी जो है मुसलमानों को मोटिवेट करने में ये लोगों का कंट्रीब्यूशन रहा है। तो बताना मैं ये चाह रहा हूँ यहाँ पे कि मदरसे को आप मुस्लिम कम्युनिटी से अलग बिल्कुल नहीं कर सकते, बल्कि मुस्लिम कम्युनिटी में रहेगा मदरसा। बस ये है कि मदरसे वालों को भी ये समझना जरूरी है कि गवर्नमेंट के साथ उनको कोलैबोरेट करके काम करना है। सहज जी, उसी आर्टिकल में आपने एक बहुत ही फैसिनेटिंग चीज लिखी थी, स्पेशली मेरे लिए, क्योंकि मैं एक औरत हूँ। तो जी उसमें आपने लिखा था कि जो इस्लाम की टीचिंग है, वो उसकी जो टीचर है वो सबसे पहले एक औरत ही थी, यानी जी आयशा रजी अल्लाह ताला के बारे में आपने बताया था। तो प्लीज उसके बारे में थोड़ा एजुकेट करें हमें। जी, ये बहुत ही सही कहा आपने। ये फैसिनेटिंग बात है कि इस्लाम की पहली मुफ्ती जो है ये औरत रही है, और ये बात लोगों को कॉमनली पता नहीं है। और चूंकि हम देखते हैं कि आज मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, और औरतों को खासतौर पर तालिबान का जो एग्जाम्पल हमारे सामने, इतना गंदा एग्जाम्पल है कि औरतों को स्कूल जाने नहीं देते, औरतों को पढ़ने नहीं देते, औरतों को चार दीवारी में कैद करके रखते हैं। तो ये जो एग्जाम्पल मैंने दिया वो इसलिए दिया ताकि औरतों को, लड़कियों को मोटिवेशन भी मिले। क्योंकि आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाइफ थे, और उन्होंने प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ को बहुत क्लोजली देखा था। और आपके इंतकाल के बाद जो है बहुत सारे क्रिटिकल इश्यूज में लोग जो है दूर दूर से आकर आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा से क्वेश्चंस पूछते थे। इनफैक्ट उसके बाद जो किंग्स या रूलर्स आए हैं, वो अगर किसी क्रिटिकल डिसीजन मेकिंग में फंस जाते तो फिर वो इन्हीं के पास आकर पूछते थे। और बहुत सारे कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस भी जो उस टाइम पर थे कि क्या प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह को देखा, नहीं देखा, इस तरह के जो कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस थे, इसके जवाब भी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास आपको मिलेंगे। इसके अलावा आप देखिए, उनके बारे में आता है कि उन्होंने अपने घर में मदरसा खोला था लड़कियों के लिए, और वो लड़कियों को पढ़ाते भी थे। और उनकी नॉलेज कुरान में इनहेरिटेंस लॉस, लीगल इलीगल इश्यूज, पोइट्री, अरबिक लिटरेचर, अरब हिस्ट्री, जीनियोलॉजी और जनरल मेडिसिन। इनफैक्ट हिशाम बिन उर्वा कहते हैं कि मैंने आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से एक बार कहा कि आपकी पोइट्री तो बहुत अच्छी है, क्योंकि आप अबू बकर की बेटी हैं, बट एट द सेम टाइम आपकी जनरल मेडिसिन की नॉलेज भी बहुत अच्छी है। तो इनके पास काफी चीजें थी, क्योंकि यंग थी वो, और उन्होंने काफी कुछ सीख रखा था उस टाइम पे, तो उन्होंने खुद अपने घर में मदरसा खोला था, और फिर वो लड़कियों को तालीम भी देते थे। एट द सेम टाइम लोग जो है उनके पास आते थे क्रिटिकल इश्यूज पूछने के लिए, और फिर वो जो है उसका जवाब भी देते थे। तो यही चीज मैंने उसमें हाईलाइट करने की कोशिश की, ताकि हमारी लड़कियों को और औरतों को जो है मोटिवेशन मिले। काफी अच्छा लगा ये बात जानकर के। जी उसी आर्टिकल में एक आपने पॉइंट दिया है कि जो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स है, उन्होंने एक रिपोर्ट रिलीज की थी। उसी रिपोर्ट के बेसिस पे मदरसे की सर्वे की बात भी हो रही है। तो इस जी रिपोर्ट में ये क्लेम किया गया था कि जो फंडिंग है मदरसों की वो बढ़ गई है। तकरीबन 10,000 करोड़ तक एनुअली फंडिंग आ रही है, लेकिन इसके जो सोर्स है 50% वो अननोन है। तो ये हम्म सीक्रेट सोर्सेज एक प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि ये फंड कहाँ पे किस तरह से यूज होंगे वो हम रेगुलेट नहीं कर पाते हैं। तो आप इसके बारे में प्लीज थोड़ा लिबरेट करें। जी जी, ये एक्चुअली टाइम्स नाउ में रिपोर्ट पब्लिश हुई थी, और टाइम्स नाउ ये क्लेम भी किया है कि उन्होंने वो रिपोर्ट को उन्होंने रिव्यू भी किया। और मैं ट्रस्ट करता हूँ इस रिपोर्ट यानी इनके रिव्यू को। और ये जो इन्होंने कहा है कि 10,000 करोड़ एनुअली जो है मदरसों को चंदा आता है, मगर इसके रेफ्यूटेशन में यूनाइटेड मुस्लिम्स फ्रंट के जो प्रेसिडेंट है शाहिद अली, इन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट जो है गलत भी हो सकती है। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये गलत है, उन्होंने किया है। और उन्होंने उसका जो कॉज बताया वो ये है कि मदरसे में जो पढ़ाने वाले जो टीचर्स होते हैं उनकी तनख्वाह जो है 5,000 से 7,000 के बीच में होती है मंथली। तो अब आपने जो अभी कहा है कि सीक्रेट सोर्सेस से जो आता है, ये बात सच है। क्योंकि यूजुअली क्या होता है, मदरसों को जो है एडहॉक बेसिस पर लोग जो है पैसा देते हैं, और उनकी नीयत खराब नहीं होती, हम उनकी नीयत पर शक नहीं कर सकते। क्योंकि वो सवाब की नीयत से देते हैं, वो चाहते हैं कि वो जो है अच्छे काम में उनका पैसा लगे, कंट्रीब्यूट करें वो। तो वो जो है पैसा कैश जो है ले जाकर मदरसों को देते हैं। और फिर आप देखते हैं कि बहुत सारे मदरसे वाले जो है घरों पर भी आते हैं, दुकानों पर आते हैं, अलग अलग जगहों पर आकर जो है वो रसीद बुक होती है उनके पास, वो जो है डोनेशन लेते हैं।
अब वो डोनेशन का कोई जो है ट्रैक नहीं होता, वो कैसे खर्चा हो रहा है, कहाँ खर्च हो रहा है, क्या बच्चों पे वाकई में खर्च हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। और इसके अंदर जो उन्होंने मेंशन किया कि 10,000 करोड़ का तो आ रहा है, मगर सीक्रेट सोर्सेस से भी आ रहा है। तो इसमें बहुत सारे ऐसे सोर्सेस हैं कि उनको पता ही नहीं कि कहाँ से आ रहा है, कौन दे रहा है, कहाँ से पैसा आ रहा है। और ये बात तो लाजिम है, जरूरी है कि जब गवर्नमेंट आप चला रहे हैं तो ये देखेंगे कि एक कम्युनिटी को पैसा अगर आ रहा है, तो अगर सीक्रेट सोर्सेस से आ रहा है तो जाहिर सी बात है गवर्नमेंट भी कंसर्न होगी इस चीज को लेके, सिक्योरिटी एजेंसीज भी कंसर्न होंगे इस चीज को लेके कि भाई पैसा आ रहा है तो कहाँ से आ रहा है, कौन भेज रहा है पैसा। हो भी सकता है कि जो है इंटरनेशनल एलिमेंट्स जो है ये पैसा भेज रहे होंगे, कुछ भी हो सकता है। तो इसमें बेहतर यही है कि जो फंड्स हैं, फंड्स भी चैनलाइज हों। जिस तरह से अभी हमने बात की है कि मदरसों को रेगुलराइज किया जा रहा है, अभी मैंने कल ही पढ़ा है कि जमीयत उलमा हिंद ने भी ये कहा है कि हमको कोई एतराज नहीं है, कोई मसला नहीं है, आप लोग जो है सर्वे कर सकते हैं हमारे मदरसों का। और मैं समझता हूँ यूपी गवर्नमेंट ने 5 अक्टूबर का कुछ टाइम दिया है इन्होंने कि सारा सर्वे कर ले। तो ठीक है, मतलब सर्वे होना चाहिए, और कितने मदरसे रेगुलराइज्ड हैं, रजिस्टर्ड है, नहीं है, ये भी देखें। और प्लस जो है ना, मदरसों की जो फंडिंग है ये भी चैनलाइज्ड हो, ताकि हर चीज लीगल रहे, हर चीज जो है ट्रांसपेरेंट रहे, और गवर्नमेंट को भी मदरसों पे शक ना हो, और ना ही मदरसों के और गवर्नमेंट के बीच में किसी किस्म का वैक्यूम रहे। और अगर ये वैक्यूम होता है तो जाहिर सी बात है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि इसमें जो है इस्लामिस्ट कूद पड़ेंगे, और फिर वो इसको जो है एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेंगे। और जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि मदरसे जो है बहुत इन्फ्लुएंशियल रोल प्ले करते हैं मुस्लिम कम्युनिटी में। अगर ये वैक्यूम को इस्लामिस्ट अगर यूज कर लेंगे तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। मुझे इस पे याद आया कि आमना कुछ दिन पहले टाइम्स नाउ के डिबेट में थी, एंड शी वाज आर्ग्यूइंग कि मॉडर्नाइजेशन और रेगुलराइजेशन होनी चाहिए, और उसमें मौलवी साहब बोल रहे थे अगर वो आएंगे तो हम चप्पलों से उनको मारेंगे। अंसारी साहिबा हमारे साथ बैठी हैं, उनसे तो माफी नहीं मंगवाती हैं आप। अंसारी साहिबा, क्या इन्हें कोई हक है ये जूते चप्पलों वाली भाषा का इस्तेमाल करने का? ये बोली बच्चों की एजुकेशन में इस तरह का व्यवहार, इस तरह की भाषा, ये बोलने का इमामों को हक है क्या? ये ना तो बोलने का उनको हक है, ना ही मोरली हक है। अगर वो किसी तरह के आइडियल बनना चाहते हैं हमारे समाज के लिए, तो उन्हें अपने लैंग्वेज पे कंट्रोल करना चाहिए, और किस तरह से औरतों से और बाकी लोगों से बात करनी चाहिए। प्लस वो जो इस तरह के लैंग्वेज यूज कर रहे हैं वो अगेंस्ट द स्टेट है। तो जब ये अगेंस्ट द स्टेट इस तरह की लैंग्वेज बोलते हैं, तो वो एक सेपरेटिस्ट माइंड सेट होता है, वो मुस्लिम बच्चों में डालते हैं, जहां कहा जाता है कि स्टेट आपके खिलाफ है और आप उनको इस तरह से ट्रीट कीजिए। आई एम सॉरी, दिस इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट कि हमारे सामने ऐसे हमारे इस्लामिक लीडर बैठे हुए हैं। साजिद रशीदी जी, ये मैं नहीं, बेगम अंसारी साहिबा कह रही हैं। मैं पूछ, कौन आएंगे तो सर्वे करने वाले? सर्वे वाले आएंगे तो नहीं, ये एक बड़ा मसला है हमारे पास कि जो मौलवी हजरात हैं, इनके अंदर बहुत सा जो है रिपल्सिव एटीट्यूड है, नॉन साइंटिफिक टेम्परामेंट इनके अंदर बहुत ज्यादा होता है। ये भी एक सैड सिचुएशन है, क्योंकि देखिए पिछले हफ्ते की बात बता रहा हूँ, एक मौलवी साहब बैठे थे, मैं बात कर रहा था, तो वो कह रहे हैं कि इंटरनेट जो है और मोबाइल फोन जो है, यहूदियों ने मुसलमानों को बर्बाद करने के लिए बनाया। इंटरनेट और फोन यहूदियों ने मुसलमानों को बर्बाद करने के लिए बनाए। देखिए आप, यहूदी क्या क्या कुछ नहीं कर रहे हैं। आप देखिए इसराइल की जो इन्वेंशंस हैं, हवा से पानी बनाने वाली मशीन उन्होंने बनाई है, वाटर जेन करके, हवा से पानी बनाया उन्होंने और बेच रहे हैं। और सोमालिया, सूडान जैसे कंट्रीज में लोग ले जाकर दे रहे हैं ऐसी मशीनें। देखिए कितना बेनिफिशियल काम कर रहे हैं, और फिर हम ऐसी चीजों में फंसे हैं। और ये इन्फ्लुएंस जो है ना आवाम में भी पड़ता है, आवाम में यानी लोगों में जो है इस तरह का इन्फ्लुएंस पड़ता है। मैंने देखा कि बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं, यानी कंसल्टेंट्स हैं, आईटी कंसल्टेंट्स हैं, अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग हैं, मगर वही नजरिया, वही सोच जो है दकियानूसी सोच कि ये यहूदी की साजिश है, वो यहूदी की साजिश है, तो ये सोच जो है ना बदलने की भी बहुत जरूरी है। और मदरसे के मौलवियों का जो है अनफॉर्चुनेटली इसके अंदर बहुत ही खराब रोल रहा है, इस तरह का नैरेटिव मुसलमानों के अंदर बिल्ड करने में। Right. इसी आर्टिकल में Zach, you've said that you've argued for a madrasa government collaborations, and you've cited an example of Singapore, which I found very fantastic, that they have like state of the art technology in their madrasas. Children are using MacBooks, and yahan to there is so much of exploitation also that happens in a lot of madrasas, and our Maulvis don't even want those horror stories to come up. So if you could tell us about the fascinating work happening in Singapore, which can be emulated in India. Yeah.
मैं हिंदी में बोलूं इसके बारे में? जैसा आपको ठीक है, मदरसे की बात चल रही है तो हिंदी 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 तो में सही रहता है वो। मुसलमान बच्चे अगर कुछ सुनेंगे गरीब तो शायद उनका। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने जो एग्जाम्पल अभी दिया है सिंगापुर का, सिंगापुर ही नहीं बल्कि मलेशिया, इंडोनेशिया और आप देख लीजिए सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, यहाँ पर जो मदरसे हैं, इन मदरसों को इन्होंने काफ़ी मॉडर्नाइज किया है। इनफैक्ट पिछले हफ्ते मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट में था रियाद में, 3 दिन की समिट थी। तो वहां पर कुछ लोग बात कर रहे थे सऊदीज आपस में कि यहाँ के स्कूल्स, यानी कि मदरसा मतलब स्कूल, मदरसे जी। को स्कूल ही कहते हैं, अरबिक स्कूल जो होता है, वो लोग बात कर रहे थे कि अरबिक स्कूल के क्लासेस में एआई के छोटे छोटे सब्जेक्ट्स को इंट्रोड्यूस करने की बात चल रही थी। और इन्होंने कहा कि इंग्लिश इन्होंने मैंडेटरी कर दिया है, ग्रेड 1 से इन्होंने इंग्लिश मैंडेटरी कर दिया है। तो देखिए सोसाइटी की नीड के हिसाब से, दुनिया की डिमांड के हिसाब से मुल्क जो है चेंज हो रहे हैं, और फिर जो है वो compete भी कर रहे हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारे पास जो है ना, खासतौर पर इंडिया के अंदर और पाकिस्तान के अंदर भी यही एटीट्यूड है, एक रिपल्सिव एटीट्यूड है कि हमारे पास जो है ना अडेप्टिव अडेप्टिव क्या कहते हैं, वो जल्दी अडेप्टिव नहीं होते इन चीज़ों को लेकर। ठीक है। तो अभी आपने जैसे मेंशन किया सिंगापुर का एग्जाम्पल है, और इस तरह से मलेशिया, दूसरे कंट्रीज भी है, यहाँ पर भी मदरसे हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ मदरसे नहीं, यहाँ पर भी जो आलिम बनकर निकलते हैं या हाफिज बनकर निकलते हैं, वो एटलीस्ट जो है ना दुनिया में भी तरक्की कर रहे हैं। अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, उसी समिट में मैंने केरला के एक लड़के से मुलाकात की जो डेटा साइंटिस्ट है और टीम लीड कर रहा है, एट द सेम टाइम वो अरेबिक भी पढ़ाता है। तो उसके पास ये भी नॉलेज है और उसके पास ये भी नॉलेज है। देखिए, आपके पास गाड़ी है, पेट्रोल नहीं है तो भी प्रॉब्लम है, पेट्रोल है, गाड़ी गाड़ी नहीं है तो भी प्रॉब्लम है। यानी कि दोनों चीजें होना जरूरी है आपके पास। एक और बंदे से मैं मुलाकात किया, उसका नाम जो है फारिस अल कोइनीर है। वो स्कॉलर भी है, एट द सेम टाइम गूगल डेवलपर एक्सपर्ट है मशीन लर्निंग में, और लीड कर रहा है बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स। तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि दुनिया के हिसाब से जो लेटेस्ट सिलेबस है और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, इन चीज़ों को मदरसों में इंट्रोड्यूस करना चाहिए, और फिर जो है बच्चों को भी आगे बढ़ाना चाहिए। मगर यहाँ पे एक चीज़ मैं बताता हूँ हमारे खालिद साहब के मदरसों को लेकर जो है ना, अनफॉर्चुनेटली मुसलमानों का एटीट्यूड भी जो है बहुत खराब है। एक बात बड़ी मशहूर है, क्या है कि मौलवी की इज्जत सब करते हैं मगर मौलवी को लड़की कोई नहीं देता। ट्रू। आप देखिए ये चीज, ट्रू। इज्जत सब करेंगे, मौलवी साहब आ रहे हैं, उठ के ठहर जाएंगे, सलाम करेंगे, गले मिलेंगे, पैर पड़ेंगे, पैर चूमेंगे, हाथ चूमेंगे, सब करेंगे, मगर मौलवी को लड़की कोई नहीं देता, अपनी बेटी कोई नहीं भी आता मौलवी मौलवी से। राइट। उसका रीजन ये है कि मौलवी साहब होंगे अपनी जगह, मगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे एक अच्छी लाइफ गुजारें, हमारी बच्ची जिस घर में जा रही है, हमारी लड़की जिस घर में जा रही है, एक अच्छी लाइफ वो वहां पर गुजारे। तो जब आप चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छी लाइफ गुजारें, तो भाई आप ये ट्रेंड चेंज करिए, ये जो है ना सोच बदलिए लोगों में। राइट। नहीं, आपने एक बात कही विच इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट, और उस पे मेरी काफी बहस अपने फैमिली में, एक्सटेंडेड फैमिली कम्युनिटी में होती रहती है। फिर वो कहते हैं यार छोड़ो, इससे आर्गुमेंट मत करो। तो आई एम लाइक यार, why does the poor man's, the lesser god's child have to do the religious training, and the ones who are in the above middle class sector in India, all of them go to the best Christian missionary schools and they lead the best lives, right? So how can you blame this on any other community? This is you who wants the poor man's child saying कि मैं ज़कात दूंगा, वो मदरसे में पढ़े, and when you argue against it कि your son is going to the best college, best school, how can you do this? तो उस पे भी आप फिर वहाँ कहीं पे जू है या कहीं पे हिंदू है, तो यार ये क्या आर्गुमेंट है? नहीं नहीं, ये भी एक चीज है, और एक चीज मैं बताता हूँ आपको, ये हार्ड हार्ड रियलिटी है कि जो लड़के फैमिली में स्कूल में पढ़ नहीं सकते, ठीक है, इंग्लिश में कमजोर है या बार बार फेल हो रहे हैं, एक ही क्लास में है, तो आप देखिए दूसरे फैमिली वाले ये मशवरा देते हैं कि एक काम करो, बच्चे को मदरसे में डाल दो। ठीक है, बच्चे को मदरसे में डाल दो। अब वो बच्चे को मदरसे में डालते हैं तो वो जाहिर सी बात है कि उसकी साइकोलॉजी जो है ना बहुत खराब हो जाती है। यानी वो स्कूल में compete नहीं कर पा रहा था, उसके भाई हैं अच्छे स्कूल से पढ़ के निकले हैं, वो देख रहा है अपने रिश्तेदारों में, अपने भाइयों में सब आईफोन यूज कर रहे हैं, लैंड क्रूजर में फिर रहे हैं, सब है, और ये बेचारा जो है मोटर बाइक पे फिर रहा है, उसके पास ढंग का फोन भी नहीं है। तो एक किस्म का जो है उसके अंदर एक साइकोलॉजिकल गुस्सा उसके अंदर आना शुरू हो जाता है, और फिर जो है वो चिड़चिड़ा हो जाता है और हर चीज को ब्लेम गेम करना शुरू कर देता है, हर चीज यहूदी के ऊपर, हर चीज हिंदू के ऊपर,
हर चीज जो है ना आरएसएस के ऊपर, इसके ऊपर, उसके ऊपर वो इल्जाम लगाना शुरू कर देता है, और एक एटीट्यूड उसके अंदर जो है ना जनरेट होना शुरू हो जाता है। वो एक किस्म का फेलियर जो है ना उसके अंदर जब आता है, उसको लगता है कि मैं फेल्ड हूँ, उसको उसको ऐसा फील होता है, हालांकि वो फेल्ड नहीं है, मगर उसको ऐसा फेलियर फील होता है कि वो जब अपने रिश्तेदारों को देखता है सब आगे जा रहे हैं, मैं पीछे हूँ, तो एक ब्लेम ग्लेम वाला एटीट्यूड उसके अंदर आ जाता है। और फिर ये मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि भाई ये चीज चेंज होना बहुत जरूरी है। जैसे अभी चल रहा है ये ऐसे नहीं चल सकता। इन शॉर्ट यही है कि जैसे ये चल रहा है ऐसा नहीं चल सकता। अच्छा, उस आर्टिकल में मैंने एक बात कही थी, आपने नोट की होगी कि एक कमिटी होनी चाहिए। इनफैक्ट ये जो है ना ओआरएफ के जो रिसर्चर्स हैं इन्होंने भी सेम बात कही है कि एक कमिटी होनी चाहिए, सेंट्रल कमिटी, जो गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट करे, बट एट द सेम टाइम गवर्नमेंट जो है इस्लामिक कंटेंट के अंदर वो मदाखलत ना करे, यानी कि उसके अंदर इंटरवीन ना करे। इससे होता क्या है, इसमें फायदा ये है कि फिर वो जो इस्लामिस्ट होते हैं, जो रेडिकल टाइप के लोग होते हैं, फिर वो कहेंगे कि नहीं नहीं देखो हिंदुत्वा गवर्नमेंट जो है ना इस्लाम को चेंज करना चाह रही है, फिर वो एक विक्टिम जो है विक्टिमहुड प्ले करना शुरू कर देंगे। तो इसमें बेहतरीन मशवरा ये है कि गवर्नमेंट रेगुलेट करे सारी चीज़ों को, रेगुलराइज करे, फंड्स वगैरह, सिलेबस वगैरह, सारी मॉडर्न चीज़ें फराहम करे, बट एट द सेम टाइम जो कंटेंट है, इस्लामिक कंटेंट स्पेशली, वो मुसलमानों पे ही छोड़ दे। मुसलमान ही उसको डील कर लेंगे, मुसलमान ही उसको देख लेंगे। तो ये चीज चेंज होना बहुत जरूरी है। इस चीज में बदलाव आना बहुत जरूरी है। Right. नहीं, we completely agree with you. एक बात मुझे और पूछनी थी जहक, अगर ये आप माइंड सेट समझा सके, जो मैं देखती आई हूँ, जो आपने बोला कि अडॉप्टिव वाला जो नेचर है वो नहीं है इंडिया में, सब कॉन्टिनेंट के मुस्लिम्स का। जैसे हमें पता है कि जब अजान के लिए लाउड स्पीकर आया था तब वो लाउड स्पीकर हराम था। आज जब बोलते हैं कि नॉइज पोल्यूशन है, वो लाउड स्पीकर हटा दो, तो अब उसको हटाना भी हराम है। तो ये माइंडसेट क्यों है कि कोई भी चीज जो है हम आप अपने एक रीजनिंग या इंटेलेक्चुअल के हिसाब से सोच समझ के फैसला क्यों नहीं ले सकते? जो चीज स्टेटस को है वो वैसे ही रहनी चाहिए, वरना इस्लाम में कोई दखल अंदाजी हो गई। ये माइंडसेट कहाँ से आता है? देखिए, इस्लाम में जो है दो चीजें हैं, एक चीज है इबादत और एक चीज है मामलात। इबादत जो है ये तो चेंज नहीं हो सकते, जैसे कि फजर के दो फर्ज हैं, दो ही पढ़ेंगे, वो तो चेंज नहीं हो सकते। जोहर के चार फर्ज हैं, चार ही पढ़ेंगे, तो ये इंटैक्ट रहेगा। मगर जहां तक बात आती है मामलात की, ठीक है, तो इस चीज में तब्दीली हो सकती है, चेंजेस हो सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे आप मक्का देख लीजिए, हरम मक्का, यहाँ पे आर्ट ऑफ यानी कि स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी इन्होंने यूज किया है। एआई वहां पे यूज हो रहा है लोगों को काउंट करने के लिए एआई। अब अगर आप ये कहें नहीं 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 हम इसको यूज नहीं करेंगे, जैसा था वैसा ही रखेंगे, तो फिर तरक्की कैसे करेंगे, तो आगे कैसे बढ़ेंगे, तो मैनेज कैसे करेंगे चीजों को? ये जो आप कह रहे हैं कि ये जो मेंटालिटी हमारे पास बनी हुई है कि लाउड स्पीकर्स की, जो अभी आपने बात की है, आपको पता होना चाहिए सऊदी अरब के अंदर भी जब उन्होंने रीजनिंग दी कि लाउड स्पीकर कम करना पड़ेगा, गवर्नमेंट का ऑर्डर आया, कम हो गया, ठीक है, किसी ने कुछ नहीं कहा। यूएई में कुछ इस तरह का लॉ पास होता है, खामोशी के साथ लोग सुन लेते हैं, ठीक है। यूएस में अगर कोई चीज होती है, चुपचाप सुन लेते हैं। इंडिया में कुछ इस तरह की चीज चर्चे में भी आती है, तो लोग जो है उसको पता नहीं नेगेटिव ले लेते हैं, या फिर जो है जानबूझकर जो है एक रिपल्सिव एटीट्यूड दिखाते हैं कि नहीं हम नहीं करेंगे ये चीज, जानबूझ कर ये कहते हैं। अब इसकी दो तीन चीजें हो सकती हैं जो मैं समझता हूँ, हो सकता है कि आपने भी दूसरी चीजें गौर की होंगी इस चीज में, कि हिंदुस्तान में चूंकि मुसलमान हुकूमत करते आए हैं, करते थे पहले, अब जो है 1947 के बाद जो है फिर डेमोक्रेसी आई, फिर जो है वोटिंग सिस्टम आया, फिर पाकिस्तान अलग हो गया। तो अब आप देखिए कि एक एटीट्यूड होता है ना, चौधरी वाला एटीट्यूड, यानी कि पहले आप चौधरी थे, अब पूरी आपकी चौधराहट खत्म हो गई, कोई यानी आप सब इक्वल हो गए हैं, सब नॉर्मल हो गए हैं। तो अब इस केस में जो है एक किस्म का अंदर से एक होता है वो, तो इसलिए जो है लोग इस तरह का शायद जो है रिपल्सिव एटीट्यूड दिखाते हैं इन चीजों में। वो रूलर से इक्वल का एक्चुअली ऑपरेशन लगता है। हाँ, रूलर से जो है, जैसे कि आप एग्जाम्पल, आप अगर टीम लीड है अपनी जी। टीम में, अब कोई आपके नीचे लड़का काम कर रहा था, तो वो मेहनत किया, सर्टिफिकेशंस उसने किया, और आपके मैनेजमेंट ने उसको टीम लीड बना दिया, आप डिमोट हो गए, आप नीचे चले गए, तो आप उसकी बात आसानी से नहीं सुनेंगे। आपके अंदर एक ईगो वाला इश्यू आ जाता है, ईगो वाला फैक्टर आ जाता है। ये लड़का जो कल तक मेरे नीचे था, मेरे नीचे काम करता था, आज ये मेरे ऊपर आ गया है, ठीक है। तो ये एक है, ये प्रॉब्लम है, ये एक हार्ड फैक्ट है ये।
तो लोगों के अंदर, और वैसे भी एक और चीज ये भी है कि हमारे जो बड़े गुजरे हैं, यानी कि हमारी जो पहली जनरेशन गुजरी है, इन्होंने यही एटीट्यूड लोगों को बताया है कि नहीं, हम हमारी हुकूमत थी, हमने हुकूमत किया, मुगल हमारे थे, निज़ाम हमारे थे, ये हमारे थे, स्पेन में हमारी हुकूमत थी, यहाँ हमारी हुकूमत थी, 500 साल वहाँ की, 800 साल यहाँ किया, 100 साल वहाँ किया, 200 साल वहाँ किया। तो इस चीज में क्या होता है कि वो होता है कि हम हुकूमत किए थे, हम ही हुकूमत करेंगे, किसी की हम सुनेंगे नहीं। Right, तो right. ये चीज समझना जरूरी है कि भाई कुरान में भी अल्लाह ने कहा है कि तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास, कि अल्लाह ताला दिन जो है लोगों के दरमियान में चेंज करता रहता है। ठीक है, कल आपकी हुकूमत थी तो आज किसी और की हुकूमत है, तो दिन बदलते रहते हैं ना, जरूरी नहीं है कि हमेशा आपकी हुकूमत रहे। तो जिसकी जिसकी भी हुकूमत हो, मिसाल के तौर पे आज बीजेपी की हुकूमत है, तो जाइए जाकर बात करिए, और जो है आपके जो मसाइल है डायलॉग और डिस्कशन से खत्म करने की कोशिश करिए। Right. जी।